चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। आइए, तो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है जी? हो रहा है? ये सब एक हाथ गो ऐसे ये आ जाता है ही नहीं हो रहा है, हेऊ नहीं हो रहा है। चलिए, तो क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है सब लोग। कौन क्वेश्चन दिए थे जी? क्या नाम था? कौन दिए थे क्वेश्चन? आप दिए थे। गुलशन नाम याद है आपको ना? 1529 से 38 होगा। ठीक है, अब हो सकता है वहां पर मिस्टेक हमसे हो गया होगा। 1529 से 38, 1529 से 38 उसका सही उत्तर होगा। 1529 से 1538 हो सकता है कहीं पर हम मिस्टेक से बोल दिए होंगे, लेकिन सही उत्तर होगा क्या? 1529 से 1538। 38। ठीक है, चलिए सुनिए सुनिए। तो क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? बंगाल के गवर्नर जनरल। कुछ बोर्ड का कर उड़ के नहीं रखा था जी? हैं? कब आया है तुम? बंगाल का गवर्नर जनरल, यही न पढ़ रहे हैं? और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं, गवर्नर जनरल है जी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर, सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली तक को हम लोग देख लिए हैं नहीं? बताइए, देखे हैं ना? लॉर्ड वेलेजली तक को हम लोग देख लिए हैं। अब लॉर्ड वेलेजली से आगे हम लोग जानेंगे। लॉर्ड वेलेजली से आगे हम लोग जानेंगे। लॉर्ड वेलेजली के बाद जो बंगाल में गवर्नर जनरल बने हैं उस सब के विषय में जो है एक एक करके हम जानेंगे। और हम आपको बोले हुए थे कि पीडीएफ देंगे। क्या बोले हुए थे? पीडीएफ देंगे। और पीडीएफ संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर संभवतः डाल दिए हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों चैप्टर का पीडीएफ डाले हैं। देखे हैं आप लोग? सब लोग देखे थे? देखे थे हो? देखे थे आप लोग तो निकाल के लाए हैं आप लोग? कौन कौन लोग निकाल के लाए हैं पीडीएफ? वाह, सब निकाल के लेकर के आ गए हैं ना? कुछ देवी महारानी लोग हैं जो नहीं लाई है। ओ, अब कौन कौन लोग पीडीएफ लेके नहीं आए हैं? हाँ, कोई बात नहीं। पीडीएफ लेकर के आए हैं तब पर भी, नहीं लेकर के आए हैं तब पर भी कोई दिक्कत ना है। ऑनलाइन इस वीडियो के साथ पीडीएफ अपलोड किया है जी? नहीं बोला है? ये लोग का क्या है जानते हैं? क्या बताएं ये लोग का क्या है? हल्ला मत कीजिए। अभी तो हम कुछ बोले भी नहीं है जी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो तो। है लड़का है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। तुमको आज हम पावर दे रहे हैं बहुत सारा। इसको आज हम टेलीग्राम का एडमिन बना देते हैं। क्या जी? मैसेज कर दिया? चलो देखो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे हम पीडीएफ भेजे हैं।
देखो गया। गया जी पीडीएफ। इस वीडियो लेक्चर के साथ जो है अपलोड मार दो, ठीक है। इसके बाद बोलो तुम टेलीग्राम चैनल पर तुम्हारा क्या नाम है, बोलो। तुमको आज हम पावर देते हैं। क्या नाम है, बोलो जल्दी। क्या? रोशन कुमार। कैसे बनता है जी? तो भूल ही हो जाते हैं हम। मेंबर हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? नंबर बोलो, नंबर बोलो न तुम। है आगे बोलो। कहाँ आया? तुम है इसमें? बोलो तो क्या है, कैसे है? आर कौन है इसमें तुम्हारा? देखो बहुत है इसमें रोशन। अच्छा जाओ, अभी बाद में बना देंगे। इसमें रोशन बहुत है, अब उतना कौन देखेगा? चलिए गुरुजी लोग, तो तीसरा चैप्टर तो बहुत पहले बोले थे हम आपको। कहां गया? तीसरा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा चैप्टर जो है बहुत पहले हम आपको बोले थे कि तीसरा चैप्टर जो है पीडीएफ देकर के हम आपको पढ़ाएंगे। बोले हुए थे ना? नहीं बोले थे? बोले थे ना? तो तीसरा चैप्टर हम आपको बोले हुए थे कि पीडीएफ दे करके पढ़ाएंगे। पीडीएफ हमको बहुत पहले दे देना चाहिए, लेकिन करेक्शन नहीं करवा पाए थे, इसी वजह से जो है आपको नहीं दिए हैं। अब करेक्शन करवा दिए हैं तो हम आपको दे दिए हैं। तो आपको लॉर्ड वेलेजली तक समझा दिए थे, लिखा दिए थे। लॉर्ड वेलेजली से आगे हम बढ़ते हैं, समझाते जा रहे हैं और याद करवाते जाएंगे। और इसके बाद जितना एक दिन में समझाएंगे उतना आपको एक दिन में कॉपी में लिख करके लाना है। कॉपी में क्या करके लाना है? लिख करके लाना है। बात समझ गए? लिख करके लाइएगा ना? पक्का? हाँ, उतना गर्मी ना है, ठीक है? ना है उतना गर्मी, हाँ ठीक है। भले हवा नहीं लगता है, ठीक है, बैठिए आराम से। तो एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। जवाब दीजिएगा आप लोग। तो एक क्वेश्चन है, बताइएगा सहायक संधि का प्रथम शिकार कौन राज्य बना? हैदराबाद ना? आगे बताइएगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ है? 1793। कब लागू हुआ है? 1700। इलाहाबाद का विलय कंपनी के साम्राज्य में किसके समय हुआ है? सर जॉन। कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था? कौन?
लॉर्ड वेलेजली। बंगाल से द्वैध शासन का अंत कौन किया? वारेन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर के घेरे की नीति का अनुसरण कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। याद है आप लोग को ना? अच्छा हो गया अब आप लोग। तो लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल था 1798 से 1800। लॉर्ड वेलेजली के बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है सर जॉर्ज वारले। सर जॉर्ज वारले। सर जॉर्ज वारले का शासनकाल है 1805 से 1807। काफी छोटा शासनकाल है और इनके शासनकाल की, इनका काफी छोटा शासनकाल है और इनके शासनकाल की अगर हम लोग बात करें तो इनके शासनकाल की है देखिए हम बता रहे हैं, उधर बतिया रहा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। ठीक है, तुम्ही को बोल रहे हैं लड़का। किसको बोल रहे हैं? जो बात कर रहा था उसको बोल रहे हैं। चलिए, सर जॉर्ज वारले के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना की अगर बात की जाए तो सर जॉर्ज वारले के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर दक्षिण भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत में वेल्लोर पड़ता है और वेल्लोर में सिपाही विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था और वेल्लोर में सिपाही विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ था, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वारले के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अब सवाल यह उठता है कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह क्यों हुआ? वेल्लोर में सिपाही विद्रोह क्यों हुआ? देखिए, वेल्लोर के जो सिपाही थे वे सिपाही माथा पर टीका लगाते थे और कान में बाली पहना करते थे। वे सिपाही मूल तौर पर थे भारत के, लेकिन वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सेवा दे रहे थे। तो वेल्लोर के सिपाही जो मुख्य तौर पर थे भारत के, लेकिन वो सेवा दे रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। तो वेल्लोर के भारतीय मूल के सिपाही माथा पर टीका लगाते थे और कान में बाली पहना करते थे। ब्रिटिश कंपनी ने सिपाहियों को कहा कि आपको माथा पर टीका नहीं लगाना है और कान में बाली नहीं पहनना है, कान में बाली नहीं पहनना है। वेल्लोर के सिपाहियों को जब यह आदेश दिया गया तो वेल्लोर के सिपाहियों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, माथा पर टीका और कान में बाली इसका संबंध हमारे धर्म से है। हम अपने धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे, हम अपने धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे और इसलिए हम ये जो माथा पर टीका और कान में बाली है ये लगातार पहने रहेंगे। तो वेल्लोर के सिपाहियों पर काफी दबाव बनाया गया और वेल्लोर के सिपाहियों पर जब काफी दबाव बनाया गया तो वेल्लोर के सिपाहियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वेल्लोर के सिपाहियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी को वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल तो सर जॉर्ज वारले थे, लेकिन इस समय मद्रास का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और मद्रास दक्षिण भारत में ही पड़ता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह जिम्मेदारी दिया गया कि आपको इस विद्रोह को दबा देना है और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वेल्लोर के सिपाही विद्रोह को 1806 ईस्वी में होने वाले वेल्लोर के सिपाही विद्रोह को आसानी से दबा दिया।
तो यहां पर 3 बात परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जो 3 बात यहां पर परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, एक बात यह कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? 1806। दूसरी बात, वेल्लोर के जब सिपाही विद्रोह हुए थे तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सर जॉर्ज। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्ले थे। इसके बाद आपको वेल्लोर के सिपाही विद्रोह को दबाया किसने है? लॉर्ड विलियम। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह को दबाया किसने है? वेल्लोर के सिपाही विद्रोह को दबाया किसने है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह को दबाया किसने है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दबाया है। इसके बाद जो है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस कारण से हुआ था? तो माथा पर टीका लगाने और कान में बाली पहनने, माथा पर टीका लगाने और कान में को लेकर हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस कारण हुआ था? नोट में फटाक से इसको पढ़ लीजिए, तो फटाक से पढ़िए 1 सेकेंड में। तो आवाज कर रहा है, कोकाई कर रहा है, इसमें लगता है अथी देना पड़ेगा। हाँ, पढ़ लिए, आगे बढ़े ना। अब चलिए आइए अब आगे। सर जॉर्ज वार्ले के बाद जो बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका शासनकाल है 1807 से 1813। 1807 से 1813, 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल है। लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल जो 1807 से 1813 है, लॉर्ड मिंटो प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉर्ड मिंटो प्रथम है, इनके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है अमृतसर की संधि। इनके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि की अगर हम बात करें तो जो अमृतसर की संधि है यह 1809 में हुआ है और 1809 ईस्वी में यह संधि पंजाब के सिख राजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भाग लिया था चार्ल्स मेंटकॉप भाग लिया था। तो रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाले इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से चार्ल्स मेंटकॉप भाग लिया था और यह संधि 1809 में हुआ है। और इस संधि के तहत रंजीत सिंह के राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य के सीमा का निर्धारण किया गया। इस संधि के तहत, अमृतसर के संधि के तहत जो है रंजीत सिंह का राज्य, रंजीत सिंह कौन था आता पता है कुछ? पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक कौन था? रंजीते सिंह न था, रंजीत सिंह था। वही रंजीत सिंह की बात हम कर रहे हैं। तो रंजीत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो जो रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह के राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए जो है 1809 ईस्वी में आपको अमृतसर का संधि हुआ था। और यही अमृतसर का संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल
के समय होने वाली सबसे महत्वपूर्ण संधि है, और इस संधि के विषय में हम आपको पहले भी बताए हैं, और अमृतसर के विषय में भी हम आपको पहले भी बताए हैं कि अमृतसर को किसने बसाया है, अमृतसर का किलाबंदी किसने किया है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया है। ये सब बात से हम आपको पहले अवगत करवा चुके हैं, नहीं करवाए हैं? करवाए हैं ना। चलिए, तो यहां पर जो है 2-3 बात याद रखना है। यहां पर जो 2-3 बात याद रखना है, वो 2-3 बात में एक यह है, अमृतसर की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो अमृतसर की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो। अमृतसर के संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? अमृतसर के संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? आए कौन था? आए क्लियर है बात। और इस संधि के तहत रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था, और किस नदी को आधार बनाया? सतलज नदी ना। और इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भाग कौन लिया था? हाय, कौन भाग लिया था? कौन भाग लिया था? चार्ल्स मिंटकॉफ ना। क्लियर है ना? याद हुआ ना? एक सेकंड में उसको पढ़िए। जिसके पास नोट है पढ़िए, पढ़ते जाइए आराम से, मजा मारते रहिए। जिसके पास न है मुंह देखते रहिए। चलिए पढ़ लिए। अब एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछते हैं। रेड टी शर्ट खड़ा हो जाइए। हाँ जी, रेड टी शर्ट, शर्ट थोड़े बोले। हाँ बताइए, अमृतसर नामक नगर को कौन बसाया? आए गुरु। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर कौन बनाया? अमृतसर का किलाबंदी कौन किया? गुरु हरगोविंद। सब क्वेश्चन का आंसर मालूम है ना? वो बताओ, बैठ जाइए। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद बंगाल का जो अगला गवर्नर जनरल बना है, बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना है, उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823। 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है। 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, इसको जानने से पहले आप इस बात को जानिए। विद्यार्थी में एक कंफ्यूजन होता है वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स को लेकर के, कि वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स एक है या दोनों अलग अलग है। तो वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों एक नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग है। दोनों एक नहीं है बल्कि दोनों क्या है? दोनों एक नहीं है बल्कि दोनों। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से 1784 और लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स साम्राज्यवादी था, और देखिए साम्राज्यवादी किसे कहा जाता है जानते हैं? जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, अलग अलग नीतियों के तहत जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है उसे ही साम्राज्यवादी माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने को लेकर
जो नीति अपनाई उस नीति को इतिहास में फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। उस नीति को इतिहास में फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। और फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अगर बात आप भारत की करेंगे, भारत के उत्तर में नेपाल है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ब्रिटिश कंपनी की सेना ने नेपाल पर आक्रमण किया। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ब्रिटिश कंपनी की सेना ने जब नेपाल पर आक्रमण किया तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और नेपाल के गोरखा शासक के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में आंग्ल नेपाल युद्ध कहा जाता है। अगर बात आंग्ल नेपाल युद्ध की हम लोग करें तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ। 1814 से 1816 के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई और इस युद्ध की समाप्ति 1815 ईस्वी में हुए सुगौली के संधि के तहत हुई है। सुगौली की संधि हुई है 1815 ईस्वी में, लेकिन सुगौली की संधि लागू हुई है 1816 में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1814 से 1816 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुए और उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और नेपाल के कुछ क्षेत्र को जीत करके ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया गया और युद्ध की समाप्ति सुगौली के संधि के तहत हुई है। इसके बाद यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल के कुछ क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल के कुछ क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, कहने का मतलब यह है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन किया। तो पिंडारियों का दमन जो है आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया। देखिए, जब हम आपको मराठा पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर भी हम आपको पिंडारी के विषय में बताए होंगे, लेकिन यहां पर भी आप पिंडारी को जानिए। महाराष्ट्र के जंगलों में एक विशेष प्रकार का शराब मिलता था जिसे पिंड कहा जाता था। और महाराष्ट्र के जंगलों में पाई जाने वाली जो जनजाति थी, जो आदिवासी लोग थे, वे बड़ी खूंखार थे और वे पिंड नामक शराब पिया करते थे। उन्हीं को पिंडारी कहा जाता था। और पिंडारी मराठों को युद्ध में सहायता देता था। जब भी मराठा कोई भी युद्ध लड़ता था तो उस युद्ध में पिंडारी मराठों को सहायता देता था। पिंडारी जो मराठों को सहायता देता था, पिंडारी को वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि मराठा जब युद्ध लड़ता था तो उस युद्ध में मराठों को जो धन संपत्ति की प्राप्ति होती थी, उस धन और संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा पिंडारी को दे दिया जाता था। तो पिंडारी मराठों का सहयोगी था, जो युद्ध में मराठों को मदद किया करता था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के मन में यह विचार आया कि पिंडारियों को हटा देते हैं, और जैसे पिंडारी को हटा देंगे मराठा कमजोर पड़ जाएगा, और जैसे मराठा कमजोर पड़ेगा तो मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे और मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिला लेंगे। और इसी कारण लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। और जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया
तो मराठों ने इसका विरोध किया, और जब मराठों ने इसका विरोध किया तत्पश्चात मराठा और अंग्रेजों के बीच 1816 से 1819 ईस्वी के दौरान, मराठा और अंग्रेजों के बीच 1816 से 1819 ईस्वी के दौरान जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है यह 1816 से 1819 के बीच हुआ है, लेकिन इससे पहले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ है। जब हम आपको मराठा पढ़ाए थे वहां पर इस बात का चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में मराठों की हार हुई और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और अंग्रेजों की जीत होने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही 1820 ईस्वी में दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर रैयतबाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई, और 1822 ईस्वी में व्यापक स्तर पर उत्तरी भारत में महालबाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई। अब सवाल यह उठता है कि रैयतबाड़ी प्रथा क्या है और महालबाड़ी प्रथा क्या है। तो इतिहास में जो चौथा चैप्टर है ब्रिटिशों की आर्थिक नीति, जब आप ब्रिटिशों की आर्थिक नीति को पढ़ेंगे तो वहीं पर हम आपको रैयतबाड़ी प्रथा और महालबाड़ी प्रथा के विषय में बताएंगे। तो रैयतबाड़ी और महालबाड़ी प्रथा के विषय में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर आप इस बात को जानिए कि रैयतबाड़ी प्रथा 1820 में दक्षिण भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही लागू हुआ है, और महालबाड़ी प्रथा 1822 ईस्वी में उत्तर भारत में जो है आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही जो है आपको लागू हुए हैं। देखिए, जैसे अस्थाई बंदोबस्त आप समझते हैं ना, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई बंदोबस्त कर वसूली की एक व्यवस्था है। अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त जो है, जिस प्रकार से कर वसूली की एक व्यवस्था है, उसी प्रकार से जो है आपको रैयतबाड़ी और महालबाड़ी प्रथा जो है भूराजस्व वसूली की एक व्यवस्था है। तो ये सब बात जो है आपको याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स के संदर्भ में। अब आप एक बार लॉर्ड हेस्टिंग्स को पढ़ लीजिए और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित बातों को जो है हम आपको याद करवा देंगे। पढ़िए जल्दी से, पढ़िए फटाफट। वीडियो के साथ पीडीएफ अपलोड किया जी। हीरो पागल है जी, कायन होता है। पढ़ लिए हो? पढ़ लिए? चलिए आइए बताइए, याद करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार को लेकर कौन सा नीति अपनाया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार को लेकर कौन सा नीति अपनाया? नेपाल के कुछ क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में कौन मिलाया? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुए? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुए? आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुए हैं? आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुए हैं? 1814 से 1800। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुए हैं? 1814 से 1800। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुआ है?
आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? पिंडारियों का दमन किसने किया? हाँ, पिंडारियों का दमन किसने किया? पिंडारियों का दमन किसने किया? पिंडारी किसका सहयोगी था? पिंडारी किसका सहयोगी? पिंडारी किसका सहयोगी था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुए? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुए? और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसकी जीत हुई है? अंग्रेज। किसकी जीत हुई है? किसकी जीत हुई है? मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में कौन मिलाया? मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में कौन मिला है? कौन मिलाया है? लॉर्ड। कौन मिलाया है? लॉर्ड हेस्टिंग्स ना। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। दक्षिण भारत में रैयतबाड़ी प्रथा और उत्तर भारत में महलबाड़ी प्रथा भू राजस्व की वसूली के समय के लिए किसके समय में लागू हुआ? किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो है बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना है, उसका नाम है लॉर्ड एमहर्ट्स। लॉर्ड एमहर्ट्स। और लॉर्ड एमहर्ट्स का जो शासनकाल है वह है 1823 से 1828। 1823 से 1828। देखिए अंग्रेज जानते हैं साम्राज्य का बड़ी भूखा था। अंग्रेजों ने भारत में तो कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया ही। अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का तो विस्तार किया ही, साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है वहां पर भी कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे नेपाल में किया, म्यांमार में किया, अफगानिस्तान में किया, चीन में किया, श्रीलंका में किया। तो भारत के आसपास के जो देश है वहां पर भी कंपनी के साम्राज्य का विस्तार गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के द्वारा करने का काम जो है आपको किया गया। अब देखिएगा लॉर्ड एमहर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड एमहर्ट्स के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। लॉर्ड एमहर्ट्स के समय जो है आपको प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है यह 1824 से 1826 के बीच हुआ है। जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध आपको 1824 से 1826 के बीच हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 1826 के बीच हुआ है। आप सब लोग जानते हैं भारत के पूरब में जाइएगा तो आपको बर्मा है। अंग्रेजी कंपनी ने बर्मा को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में मिलाने को लेकर 3 युद्ध लड़ा है, जिसे इतिहास में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कहा जाता है। जिसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है 1824 से 1826 के बीच में लॉर्ड एमहर्ट्स के समय हुआ है। और जब आंग्ल मतलब अंग्रेज और बर्मा नरेश, बर्मा के शासक, अंग्रेज और बर्मा के शासक के बीच जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुए तो कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बैरकपुर के सिपाही को कहा कि आप बंगाल की खाड़ी के रास्ते समुद्र पार कर बर्मा जाइए और अंग्रेजों के तरफ से उस युद्ध में आप लड़ाई लड़िए। गौर से सुनिएगा, जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में शुरू हुआ तो अंग्रेजी कंपनी ने अपने अधीन की सेना बंगाल के बैरकपुर के भारतीय सैनिकों को
बंगाल की खाड़ी के रास्ते समुद्र पार कर बर्मा जाने को कहा। लेकिन उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था। उस समय प्रथा थी, मान्यता थी कि समुद्र पार करना पाप है। और अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करके विदेश चला जाता था तो दोबारा अगर वह अपने देश लौटता था तो उसे उसके समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। उसे उसके समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। उसे उसके समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। यहां तक कि घर वाला भी उसको स्वीकार नहीं करता था, पत्नी भी उसको छोड़ देती थी। समाज तो छोड़बे करता था, परिवार, पत्नी, सब कोई उसको छोड़ देता था। तो समुद्र पार करना पाप माना जाता था। और समुद्र पार करना पाप माना जाता था, इसी वजह से बंगाल के बैरकपुर के सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया। और फिर बैरकपुर के सिपाहियों ने 1824 ईस्वी में बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को इतिहास में बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ। और बैरकपुर का सिपाही विद्रोह 1824 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्ट्स के समय हुआ। और लॉर्ड एमहर्ट्स के समय इस सिपाही विद्रोह को आसानी से दबा भी दिया गया। लेकिन लॉर्ड एमहर्ट्स के समय ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच हुआ। और इस युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो इस युद्ध में आपको अगर देखा जाए तो इस युद्ध में जो है आपको अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में जो है आपको अंग्रेजों की जीत हुई, आंशिक जीत हुई। और बर्मा के थोड़ा बहुत क्षेत्र को जीत करके जो है कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम इस युद्ध के माध्यम से किया गया। और इस युद्ध की समाप्ति यांडबू के संधि के तहत हुआ है। यांडबू के संधि के तहत जो है आपको इस युद्ध की समाप्ति 1826 ईस्वी में हुई है। तो अब आप नोट में एक बार पढ़ लीजिए लॉर्ड एमहर्ट्स, फिर हम आपको याद करवाएंगे। पढ़ लिए? हाँ, चलिए बताइए, लॉर्ड एमहर्ट्स का शासनकाल कब से कब तक है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब? 1824 से 1800। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? अच्छा, इसके बाद आगे बतलाइएगा, बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? 1824। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? और बैरकपुर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ है? किसके समय हुआ है? और किस प्रश्न पर बैरकपुर का सिपाही विद्रोह हुआ है? समुद्र पार कर बर्मा जाने के प्रश्न पर। समुद्र पार कर बर्मा जाने के तो बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कौन चीज के प्रश्न पर हुआ है? समुद्र पार कर बर्मा जाने के। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह किस बात पर हुआ है? चलिए, इसके बाद लॉर्ड एमहर्ट्स के बाद जो है बंगाल का जो अगला गवर्नर जनरल बना है, बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना है, उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक।
और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इनका शासनकाल है 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल है 1828 से 1835। और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में हम आपको पहले भी थोड़ा सा बताए हैं, और हम आपको जब ये चैप्टर शुरू कर रहे थे तब हम आपको बताए थे कि 1833 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ था, 1833 का चार्टर एक्ट। और 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, उस चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किया गया भारत का गवर्नर। और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल अब समाप्त हो गया है। अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ रहे हैं, फिर भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ने के बाद हम लोग भारत के वायसराय को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इनके विषय में कहा जाता है कि ये सुधारवादी और साम्राज्यवादी दोनों प्रकार के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार भी किया। इन्होंने मैसूर, कुर्ग, कछार, मैसूर, कुर्ग, कछार की अगर आप बात करेंगे दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक में मैसूर, कुर्ग, कछार का क्षेत्र है। कर्नाटक के मैसूर, कुर्ग, कछार जैसे क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। यही वजह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माना जाता है और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक को सुधारवादी गवर्नर जनरल भी माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सुधारवादी गवर्नर जनरल इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में कई सारे सुधारात्मक कार्य किए। इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया। तो सती प्रथा भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी और इस प्रथा में होता यह था कि अगर किसी महिला का पति का देहांत हो जाता था तो उसके पति के लाश के साथ ही पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता था और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कानून बनाकर 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में, कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया। ठग, ठग, ठग समझते हैं? हैं? ठग नहीं समझते हैं? अरे ठग का मतलब होता है जैसे, जैसे आप ही के संदर्भ में समझाते हैं।
स्टूडेंट के संदर्भ में। जैसे कोई परीक्षा जब आता है ना, जब कोई परीक्षा नजदीक आता है, परीक्षा को 1 सप्ताह बचता है, तो सेटर सब सक्रिय होता है। सेटर सब सक्रिय होता है और सेटर कहेगा 1 लाख रुपया देना, 1 घंटा पहले क्वेश्चन दे देंगे। अब उस चक्कर में आप विश्वास करके 1 लाख रुपया दे दिए, आपका 1 लाख रुपया ले लिया और आपको क्वेश्चन ही नहीं दिया, तो आपको ठगने का काम किया गया। मतलब आपको सपना दिखा करके कि हम तुमको क्वेश्चन दे देंगे और आप फिर पैसा दे दिए और फिर जो है आपको ठग लिया गया। यही है ठग। तो ब्रिटिश लोग भारतीयों से पहले खूब ठगाता था। आमिर खान का एक मूवी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत के लोग अंग्रेजों को ठगता था, कैसे भारत का लोग अंग्रेजों को ठगता था। तो अंग्रेजों को ठगने का काम जो है भारतीयों के द्वारा किया जाता था और ठग लोग मां काली की पूजा किया करता था। ठग लोग जो है मां काली की पूजा किया करता था। तो बहुत सारे अंग्रेज जो है ठगों से काफी प्रताड़ित हो रहे थे। तो कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया। इसके अलावे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बाल विवाह प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। बाल विवाह प्रथा मतलब कम उम्र में विवाह का हो जाना, लेकिन उस पर रोक लगाने में लॉर्ड विलियम बेंटिक सफल नहीं हो पाए। तो ये तमाम सुधारवादी काम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए हैं और यही वजह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को सुधारवादी गवर्नर जनरल भी माना जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत से दास प्रथा का अंत किया जाएगा। लेकिन उस एक्ट के तहत भारत से दास प्रथा का अंत हो नहीं पाया, बल्कि दास प्रथा का अंत आगे चल करके हुआ। इसके बाद आपको भारत में भारतीयों को शिक्षा भारतीय भाषा में और भारतीय पद्धति के तहत दी जाए, या भारत में भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी पद्धति के तहत दी जाए, इसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया था, जिसे इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। और उस आंग्ल प्राच्य विवाद के निपटारे हेतु ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही 1834 ईस्वी में मैकाले आयोग का गठन हुआ। और मैकाले आयोग ने अपनी सिफारिश 1835 में दिया और मैकाले आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि भारत में भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए। और 1835 ईस्वी से भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से ही भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना है। और मैकाले आयोग का जो स्मरण पत्र है उसके विषय में यह कहा जाता है, या मैकाले आयोग का जो सिफारिश है उसके विषय में यह कहा जाता है कि मैकाले आयोग के स्मरण पत्र से ही भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी है। भारत में आधुनिक शिक्षा की जो है आपको नींव पड़ी है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में कहा जाता है इन्होंने ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया। तो ये सभी लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप पढ़िए।
पढ़ लिए हो। चलिए आइए अब इसको हम लोग याद कर लेते, क्या विचार है? विचार ठीक है ना? बताइए। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम। आगे, भारत से सती प्रथा का अंत किसने किया? किसने किया है? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया है? कब किया है? किसके सहयोग से किया है? किसके सहयोग से? ठगी प्रथा का अंत किसने किया है? लॉर्ड विलियम। ठगी प्रथा का अंत किसने किया है? लॉर्ड विलियम। कब किया है? कब किया है? किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? कर्नल स्लीमैन। इसके बाद आगे बतलाइएगा, मैसूर, कुर, कछार को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में कौन मिला है? आए? ठग लोग किस देवी देवता का पूजा करते? किसका? काली का ना, मां काली का, समझ गए। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कौन किया? आए? मैकाले आयोग का गठन किसके समय हुआ? आए? आए? भारत में किसके समय से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया? लॉर्ड विलियम। क्लियर है बात? याद होने गया? चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है आपको चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ का जो शासनकाल है 1835 से 1836, 1835 से 1836, काफी छोटा शासनकाल है। देखिए, आपको जो चार्ल्स मेंटकॉफ है, देखिए भारत में प्रेस का विकास, भारत में प्रेस अर्थात मीडिया का विकास, भारत में प्रेस अर्थात मीडिया का विकास पुर्तगाली कंपनी के भारत आगमन से हुआ। और भारत में जब प्रेस का विकास हुआ तो समय समय पर भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सबसे पहले भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में लगाया। फिर 1823 में जॉन एडम्स के द्वारा भारतीय प्रेस पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। भारतीय प्रेस पर जो तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, उन सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का काम, उन सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का काम, उन सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का काम किसने किया? तो उन सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का काम किया चार्ल्स मेंटकॉफ ने। किसने किया? चार्ल्स मेंटकॉफ ने। चार्ल्स मेंटकॉफ ने तमाम प्रतिबंधों को समाप्त करने का काम किया। भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटाने का काम चार्ल्स मेंटकॉफ ने किया है। यही वजह है कि चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। इसके विषय में सिर्फ एक बात याद रखना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेंटकॉफ को माना जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेंटकॉफ। यहां तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब सुनिए, अब कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है? जो महत्वपूर्ण सूचना है अब सुनिए आराम से। पहला सूचना यह है कि एक नया फुल लेंथ फाउंडेशन बैच, फुल लेंथ फाउंडेशन टारगेट बैच
गौर कीजिएगा, एक नया फुल लेंथ फाउंडेशन टारगेट बैच जून में आ रहा है, संभवतः 10-15 जून के आसपास, संभवतः 10-15 जून के आसपास। और टारगेट बैच इसलिए बोले हैं, फाउंडेशन टारगेट बैच इसलिए बोले हैं क्योंकि उसमें लिखाई नहीं होगा, सिर्फ समझाई होगा, सिर्फ समझाई होगा और स्टडी मटेरियल होगा, समझे। तो स्पेशली जो अभी 2024 का नया सेशन शुरू हो रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं मैट्रिक इंटर करके। मैट्रिक इंटर का बिहार में तो रिजल्ट आ गया है ना, बहुत सारा लड़का आया है ना, आया होगा, समझे। तो नए सेशन के लिए जो है एक नया बैच बहुत जल्दी आ रहा है और जो है उस बैच में स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ाया जाएगा। और देख रहे हैं स्टडी मटेरियल में कैसे खटाखट खत्म हो रहा है, देख रहे हैं ना। यही फायदा है पीडीएफ या स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ने से। आज हम चाहे तो भारत का गवर्नर जनरल भी खत्म कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो कर देंगे। अभी रुकिए ना, पहले महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। आए खटाखट खत्म हो रहा है, समझे। याद काहे न होगा। तो एगो सूचना ये है, दूसरा सूचना है बिहार पुलिस का एग्जाम गाइडेंस प्रोग्राम आने वाला शुक्रवार से शुरू हो रहा है। समय है शाम में 7:30 से 9:30, शाम में 7:30 से 9:30, शाम में 7:30 से 9:30। उसमें क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जरूरत पड़ने पर उसमें क्लास रविवार को भी हो सकता है, जरूरत पड़ने पर उसमें क्लास रविवार को भी हो सकता है या रविवार को भी होगा, जरूरत पड़ने पर उसमें क्लास रविवार को भी होगा, ठीक है। संभवतः एक अनुमानित है कि अगस्त में एग्जाम होना है, 2 महीना है। उसमें जो है हम आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, याद करवाएंगे। और मैं जो 1 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन वायरल हो गया था, उस वायरल क्वेश्चन को आधार बनाते हुए ही आगे होने वाले परीक्षा का तैयारी करवाएंगे। और परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा के क्वेश्चन का पैटर्न संभवतः आप मान लीजिए वही रहेगा, परीक्षा के क्वेश्चन का पैटर्न जो है संभवतः वही रहेगा। तो ये शुरू होगा, ये जो आने वाला शुक्रवार है उस दिन से, समय 7:30 से 9:30 रात, और इसी सेंटर पर, समझ गए। और इसके बाद उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ पीडीएफ हम आपको देंगे, वो पीडीएफ आपको अपना परचेज करना होगा, बस यही है। और जो है सिलेक्टेड लड़का पर काम किया जाएगा, जिसका रनिंग 6 मिनट में हो रहा है, क्योंकि परीक्षा तो सिर्फ पास करना है। मेन तो आपका जो मेरिट बनेगा वो रनिंग पर बनेगा। तो उस प्रकार के लड़का पर जो है बेसिकली काम करेंगे, ताकि फाइनल रिजल्ट जो है आपका आ सके। और इसके बाद
तीसरा सूचना, देखिए करंट पढ़ा रहे हैं, करंट पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक शनिवार को करंट पढ़ा रहे हैं किसी एक बैच में, लेकिन संस्थान में दोनों सेंटर मिला करके बहुत अधिक बच्चा है। सब बैच को अगर मिला दिया जाए तो काफ़ी अधिक बच्चा है, सब बच्चा को एक साथ बुला करके पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से कुछ बैच को करंट बुला करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस बैच को करंट बुला करके पढ़ा रहे हैं उसके अलावे जो अन्य लोग हैं उसको भी करंट करना है। और धीरे धीरे हर परीक्षा में करंट का महत्व बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हर परीक्षा में जो करंट का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से करंट करना आपके लिए आवश्यक है। और करंट का टोटल 4 क्लास हो चुका है। करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट का टोटल 4 क्लास हो चुका है। और करंट का जो टोटल 4 क्लास हो चुका है, चारों क्लास का वीडियो संस्थान के YouTube चैनल पर अपलोड है और उसका PDF संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर हम आपको दिए हुए हैं। और हर वीडियो में लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास 4, और PDF में भी संभवतः हर पेज पे लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। तो आपको करंट को करना है। और अभी चल रहा है 2024 में आगे अगस्त सितंबर से परीक्षा का दौर प्रारंभ होगा। तो अगस्त सितंबर से जब परीक्षा का दौर प्रारंभ होगा तो करंट में जो प्रश्न पूछेगा, जनवरी 2024 से संभवतः प्रश्न पूछना चाहिए। पढ़ा भी रहे हैं हम आपको जनवरी 2024 से। वो जो 3-4 वीडियो है उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 को पढ़ाए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 को पढ़ाए हैं, लेक्चर दिए हैं, PDF नोट है, सब चीज़ है। करंट के ऊपर आपको काम करना है। जब करंट शुरू कर रहे थे तो उसी टाइम हमको ये अनाउंसमेंट करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम हम ये अनाउंसमेंट करना भूल गए थे। तो इसी वजह से है, इसी वजह से जो है अब ये अनाउंसमेंट हम आपको किए हैं। अब अगली बात आप सुनिए, आपको 1 दिन का समय दे रहे हैं ये चारों वीडियो देखने का और PDF नोट लिखने का। संस्थान का 2 टेलीग्राम चैनल है और संस्थान के दोनों टेलीग्राम चैनल पर हम करंट के चारों वीडियो का लिंक और करंट का PDF अभी हम सेंड कर रहे हैं। सब लोग देख लीजिए, देखिए आपको मिला या नहीं मिला। एक बार फिर से अभी भी सेंड कर रहे हैं, देखिए ना। देखिए दोनों चैनल पर भेज दिए हैं, फिर से ऐसे ही भेजा हुआ था लेकिन फिर भी हम भेज दिए हैं, समझे? देखे जी, देख लिए, देखे। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। देखिए कल सभी फाउंडेशन बैच को बंद कर रहे हैं। और क्यों बंद कर रहे हैं पता है?
करंट के ऊपर काम करने के लिए बंद कर रहे हैं। किसको काम करने के लिए बंद कर रहे हैं? आपको। आपको क्या करना है अब सुनिए, आप अच्छे से सुनिए। भेज दिए हैं। आज से लेकर के परसों क्लास आने तक में आपको करंट का एक कॉपी बनाना है। उस कॉपी में सबसे पहले पूरे पीडीएफ को लिख लेना है। आज आप जाइएगा घर, अभी रूम जाइएगा तो कॉपी के दुकान पर एक नया कॉपी खरीद लीजिएगा, समझे? और करंट का कॉपी बना लीजिएगा और सबसे पहले पूरा पीडीएफ नोट लिख लेना है। क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अपने हैंड में, अपने हाथ से लिख लेना है। उसके बाद पीडीएफ नोट को अपने सामने रख लेना है। पहला लेक्चर देखना है, फिर थोड़ा गैप दे देना है, फिर दूसरा लेक्चर देखना है, फिर तीसरा लेक्चर देखना है और फिर चौथा लेक्चर देखना है। इतना करने के बाद एक बार फिर से उस अपने हैंड रिटेन पीडीएफ नोट को इस उद्देश्य से पढ़ना है कि उसको हमें याद करना है, और याद करके आपको अगले क्लास में आना है। समझ गए? ये आपका होमवर्क है। और दूसरी बात, आज जहां तक पढ़ाए हैं उसको अपने कॉपी में, इतिहास के कॉपी में लिख करके लाना है। ये भी आपका होमवर्क है। इसके बाद 4 क्लास तक आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट आपको करना है, और सबको जो भी यहां पढ़ते हैं, जिनको भी अपने कैरियर से मतलब है, सबको अपनी माता जी का कसम है। किसका कसम है? माता जी का कसम। मतलब मम्मी कसम है, मां कसम है, अम्मा कसम है, अम्मी कसम है। समझे? इसको करना है। और देखिए, इसको करने में कम से कम आपको कितना घंटा लगेगा जानते हैं? कम से कम 8 घंटा लगेगा। वीडियो 3 घंटा से ज्यादा का है। 3 घंटा तो आपको, 3 घंटा से ज्यादा 3.5 घंटा आपको वीडियो देखने में लगेगा। 2 घंटा आपको पीडीएफ लिखने में लगेगा। 3.5, 2, 5.5, और कम से कम 2 घंटा आपको याद भी करने में लगेगा। 5.5, 2, 7.5, 7 से 8 घंटा इस पूरे प्रक्रिया में लगेगा। और मां कसम दिए हैं ताकि आप करें, जानबूझ करके मां कसम दिए हैं। और हर फाउंडेशन वाला को मां कसम दिए हैं जो अपने संस्थान में पढ़ता है। समझ गए? आपसे पहले कम से कम 10,000 बच्चा को आज मां कसम हम खिला चुके हैं। समझे? तो इसको आज, अभी यहां से जाने के बाद से लेकर परसों 5:30 बजे क्लास आने तक में सब काम कर लेना है। कीजिएगा ना? और कल इसी वजह से क्लास बंद कर रहे हैं। कल आपको नहीं आना है। बात समझे हो? इसके बाद आगे सुनिए। तो लेक्चर 4 तक जब आपका क्लियर हो जाएगा, 5वां लेक्चर करंट का अगले शनिवार को होगा। शनिवार को जब 5वां लेक्चर होगा, शनिवार को वीडियो एडिट में डलवा देंगे। रविवार को शाम में 5-6 बजे या 7-8, 9 बजे तक, शाम में 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक 5वें लेक्चर का वीडियो संस्थान के YouTube चैनल पर अपलोड कर देंगे और उसका PDF संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आपको जब आप मंगलवार को आएंगे हमारे क्लास में, मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को जब आप आएंगे तो करंट का वो वीडियो देख करके और करंट का वो PDF लिख करके और याद करके आप आइएगा। प्रत्येक मंगलवार को 5 से 10 मिनट या 15 मिनट समय देकर के हम करंट पूछेंगे। समझ गए? 10 से 15 मिनट समय देकर के करंट पूछेंगे और साथ ही साथ जो है PDF दे दिए हैं, 3रा नंबर 4था नंबर चैप्टर PDF से ही पढ़ाएंगे।
आज तो आप देख लिए हैं पीडीएफ से पढ़ाने में कितना फास्ट हो रहा है, देखे हैं ना। हाँ, तो फटाफट होगा। समझे बात को? क्या समझे? जो समझाए हैं वही समझे होंगे। और कोई दिक्कत नहीं ना? कीजिएगा ना? मां को मानते हैं ना? चलिए और पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। लड़की लोग निकलिए, जिसको निकलना है। मिलते हैं अगले क्लास में। अब कल क्लास नहीं है आपका, कल क्लास नहीं है, रेस्ट नहीं, मारेंगे मुझे तोड़ देंगे हम। क्लास इसलिए बंद किए हैं ताकि आप करंट पे काम करें, जानबूझ करके बंद। हर फाउंडेशन बैच को कल बंद रखे हैं करंट पे काम करने के लिए ही। शुरू से अगर कर देते ना तो ये बंद करवाने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में हम भूल गए थे, ठीक है, ध्यान ही नहीं रहता था। तो जब जागो तब सवेरा। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी ये काम करना है। हाँ, है हम निकले हैं जी, हैं मारेंगे मुझे तोड़ देंगे। जब गाइडेंस प्रोग्राम शुक्रवार से आ रहा है तो वहां पर सब बताएंगे ना, तब पूछ रहे हैं कि बिहार पुलिस का टेस्ट का, वहां पर क्या हम नाचेंगे वहां आकर के?